हेलो एवरीबॉडी। तो जैसा हमने चैप्टर 1 के 2 पार्ट्स कर लिए थे, अब हम ले आए हैं चैप्टर 1 का पार्ट 3, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। बिकॉज इसके अंदर जो सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स आपके आने ही आने हैं। 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से आएगा ही आएगा। तो लेट्स बिगिन। वॉच द वीडियो राइट टिल द एंड। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखना। आई विल टेक योर डाउट्स ऑन सम अदर वीडियो। ओके, तो द टॉपिक इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम से समझते हैं थोड़ा सा कि ये है क्या। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। प्रोडक्शन यानी दो गुड्स को हम जो बनाने का प्रोसेस है, इनपुट्स डाल के हम जो भी बना रहे हैं चीजें, दैट इज प्रोडक्शन। पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया चांस। पॉसिबिलिटी हमने पढ़ा हुआ है ना प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में भी, कि अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या क्या आ सकता है या उसका कितना चांस है। एंड देन द कर्व। कर्व किस पे बनेगा? हमारा ग्राफ पे। तो हमने मोटा मोटा इतना समझा कि ऐसा कोई प्रोडक्शन की ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज होंगी जिसका हमें कर्व बनाना है। ओके, अब बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, जो अदर नेम्स हैं इसके, जो जनरली पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसको एक बार हम जरूर देखेंगे। तो पहला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। फ्रंटियर या मतलब बाउंड्री, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। अगर एग्जाम में आ गए तो डोंट आप कंफ्यूज मत होना, फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सारे नाम्स एक्चुअली पीपीसी पीपीएफ के ही है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। दैट पीपीसी रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या पढ़ा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व से हमें लिंक हुआ कि अच्छा कर्व बनना है तो ग्राफ पे बनना है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है of possible combination of two goods that can be produced with the given resources and technology। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से हमने यूटिलाइज करके दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। बट उन दोनों गुड्स में क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे? अरे मैम ये क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा तो इसको एक्सप्लेन करो। अच्छा, अब देखिए, ऐसे समझिए इसको कि लेट्स से एक फार्मर है, फार्मर के पास एक लैंड है। फार्मर के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो राइस अपने फील्ड पर लगाएगा या वो वीट लगाएगा। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास लिमिटेड 10 एकड़ का लैंड है और वो कह रहे हैं कि मुझे इसी पर दोनों चीजें करनी है। तो रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट फार्मर के ज्यादा है कि यार मुझे तो राइस भी बनाना है और वीट भी बनाना है। तो फार्मर को क्या ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए होगा जिससे कि वो दोनों की प्रोडक्शन कर सके? तो फार्मर क्या सोच सकता है कि ठीक है, मैं 40% लैंड पे राइस लगा दूंगा, 60% पर मैं वीट लगा दूंगा। या फार्मर सोचेगा कि 50-50 कर लेता हूँ, या वो सोचेगा कि यार मैं 20-70 के रेशो में लगा देता हूँ। तो ये जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं फार्मर के पास, 40-60, 50-50, 20-70, ये जो ऑप्शंस हैं, ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये जब हम एक कर्व के थ्रू ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं टू गुड्स का, उनको बोल दिया जाता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जिस कर्व के अंदर उस प्रोडक्शन, टू गुड्स की प्रोडक्शन की सारी पॉसिबिलिटीज हम पॉइंट आउट कर देंगे, उसको बोल दिया जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके मैम, हमें समझ तो आया, पर अब आप एक बात और बताओ कि आप सिर्फ ये टू गुड्स की बात ही क्यों कर रहे हो? वाई ओनली टू गुड्स? टू गुड्स इसलिए बिकॉज इकोनॉमिस्ट ने इस मॉडल को समझने के लिए थोड़ी सी सिंप्लिसिटी रखी। बिकॉज ऐसे तो इनफाइनाइट हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं, हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो गुड्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे। देयर आर सो मेनी गुड्स, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो इस मॉडल को समझने के लिए, सिंप्लिसिटी रखने के लिए, इकोनॉमिस्ट इसको इजिली समझ पाए, इसलिए हमने टू गुड्स रखे ओनली। ओके मैम। अच्छा, अब अगर टू गुड्स होंगे तो क्या होगा? इजी अंडरस्टैंडिंग होगी और हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। इसलिए हम इस पूरे प्रोसेस को टू गुड्स लेकर ही समझेंगे, ठीक है मैम। अब जब भी हम इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको
पीपीसी में जाने से पहले हम कुछ एजम्पशंस लेंगे कि हम ये एजम्पशंस फिक्स रख रहे हैं और इन्हीं के बेसिस पर हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, पीपीसी जब भी हमें पढ़ना है तो हमने पहली चीज जो अज्यूम कर ली है वो है कि 2 गुड्स है, इकोनॉमी में 2 गुड्स है, वो तो हमने अज्यूम कर लिया है। अब देखते हैं और हमने क्या एजम्पशंस रखी हैं। पहला है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। एक इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड है, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, बट हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि सेम विद द एग्जांपल ऑफ फार्मर वाला, फार्मर के पास जो लैंड था वो फिक्स्ड है, वो उस लैंड को ना बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। जब हम उस फार्मर के मॉडल को स्टडी कर रहे हैं तो रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड है, बट हाँ उस रिसोर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं कि कभी राइस को ज्यादा दे दिया, कभी वीट को ज्यादा दे दिया, कभी दोनों को इक्वल दे दिया, कभी राइस को दिया ही नहीं कुछ और वीट को सारा दे दिया। तो ये सारे हम रिसोर्सेज ट्रांसफर कर सकते हैं, बट रिसोर्सेज आर मेंट टू बी लिमिटेड इन आवर मॉडल। ठीक है मैम, समझ गए। अगला बताइए। अगला आता है कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। अजम्पशन है कि सिर्फ 2 गुड्स ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है मैम। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। हम जो अपनी इसके अंदर टेक्नोलॉजी रखेंगे वो भी कांस्टेंट रखेंगे। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ में आप देखिए ना कितनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उन टेक्नोलॉजीज से हम किसी की प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज। तो उससे हमारा स्टडी जो हमने मॉडल को करना है वो वैरी करेगा। सो इन दैट केस हमने अपनी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रख दी है कि व्हाइल वी आर studying about that model there will be no change in the technology will remain constant. Okay, now the next thing, resources are not fully efficient in production of all products, so when resources are transferred from the production of one good to another the productivity decreases. इसके आगे मेंशन कर लीजिए IIT। कई बार ये assumption ही पेपर में स्टेटमेंट बनकर आ जाता है और उसको बोला जाता है कि आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने बोला कि रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंट इक्वली एफिशिएंट, कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है हर चीज की प्रोडक्शन में। तो जब एक रिसोर्स को हम दूसरे की प्रोडक्शन में डालेंगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। इसको अभी हम आगे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल साथ पढ़ेंगे। टिल देन इसके ऊपर एक स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज अभी हमने इसको थोड़ा सा और समझना है। अच्छा मैम, आपने ये तो सब अजम्पशन बता दिए, अब इस मॉडल के बारे में हमें समझाइए। तो इस मॉडल के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर हमने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर सिर्फ गन्स बन रही है या बटर बन रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 गुड्स बन रहे हैं इकोनॉमी में, या तो गन या तो बटर। तो अब हमने बोला कि हमने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली कि ठीक है एक इकोनॉमी में ये सब बेटा हाइपोथेटिकली सिचुएशंस बनती हैं। तो हमने सोचा कि एक इकोनॉमी में सिर्फ गन्स और बटर बन रहा है और इसकी G पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो आप 21 गन्स बना लो, 0 बटर बना लो, या 20 गन्स बना लो या 1 बटर बना लो, या 18 गन्स बना लो 2 बटर बना लो, 15 गन्स बना लो 3 बटर बना लो, 11 गन्स 4 बटर, 6 गन 5 बटर, या गन आप बनाओ ही मत, जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं सारे आप बटर में लगा दो। तो ये हमने इसकी पॉसिबिलिटी सारी बना ली। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर एक कंसेप्ट नया हमने समझना है कि हमने देखा अच्छा 2 गुड्स हैं और ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसके अंदर एंट्री लेता है एक नया कंसेप्ट जिसको बोला गया MOC, विच इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पहले पार्ट्स में समझ के पढ़ के आ चुके हैं, दैट इट इज दी बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो अगला सबसे अच्छा बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जो चला गया मेरे हाथों से। ओके, जिसने नहीं समझा वो प्लीज पिछले पार्ट्स पे जाके उस टॉपिक को रिवाइज करें, बहुत हमने अच्छी तरह उस चीज को एक्सप्लेन करा विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो अब MOC को हम मैम किस तरह समझे? देखिए बेटा, जब 21 गन्स बन रही थी ना, बटर 0 बन रहा था, इस केस में MOC हमारा 0 ही था। क्यों? क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव 0 ही था ही नहीं, बिकॉज वी आर ओनली मेकिंग गन्स, हम सिर्फ गन्स बना रहे थे। तो इस केस में तो देयर इज नथिंग टू, ऐसा तो है ही नहीं कि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सोचना है। अब अगला देखिए, अब जब 21 गन्स से हमने कहा कि ठीक है हम 20 गन्स बनाएंगे और 20 गन्स जो हमने एक कम करी उसके बदले हमें 1 बटर एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई कि जो हमने एडिशनल जो हमें चीज मिली वो क्या मिली, दैट इज 1 यूनिट ऑफ बटर। ठीक है, अब मैंने कहा कि अब हमने 2 गन्स की यूनिट को और कम करा, 2 गन्स की यूनिट को और कम करा, तो हमारे पास 2 बटर और आ गए।
तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम गन्स की प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, हमें बटर की यूनिट्स उतनी उतनी मिल रही हैं। और एट द जी पॉसिबिलिटीज हमने गन की प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो करके सारा रिसोर्स लगा दिया बटर की प्रोडक्शन में, और जिसके वजह से हमें 6 यूनिट ऑफ बटर्स मिला। तो दिस इज द एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैम ये एमआरटी क्या है बेटा, इसको भी हम थोड़ा आगे जाके समझेंगे। चलिए इधर इतना सही हमने एक फॉर्मूला समझा है। एमआरटी का मतलब होता है सेक्रीफाइस्ड अपॉन गेन, कि कितना आपने सेक्रीफाइस करा और कितना आपको गेन हुआ। इधर ही मैं चलो समझा देती हूँ। मैंने एक गन सेक्रीफाइस करी थी, देखिए यहाँ पर फ्रॉम ए टू बी, ए पॉसिबिलिटी से बी पॉसिबिलिटी जाने पर मैंने एक गन सेक्रीफाइस करी थी और उसकी वजह से मुझे एक बटर मिला था। सिमिलरली जब मैंने एक बी टू सी आने पर 20 से 18 मैंने 2 गन्स अपनी सेक्रीफाइस करी, तो मैं 1 से 2 बटर, तो मुझे बटर की एक क्वांटिटी और मिली। तो इसका मतलब 2 गन्स गई तो मेरे पास एक बटर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, कि कितना आपने सेक्रीफाइस करा और उसकी वजह से कितना आपको गेन हुआ। दैट इज द एमआरटी। ओके, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में और आगे समझूंगी। तो अब जो भी समझाऊंगी, जो भी हमने ये सब बनाया ना टेबल, अब हम इसको ग्राफ में पुट करते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया बटर, वाई एक्सिस पे मेरे पास है गन्स। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, सारे लिख दिए कि अच्छा मेरे पास मैंने 1 2 3 4 5 6 मतलब जितनी मुझे बटर की यूनिट्स बनानी थी। सिमिलरली मैंने यहाँ पे गन्स की सारी यूनिट मेंशन कर दी। अब जब 0 बटर बन रहा था तो 21 गन्स बन रही थी, तो ये पॉइंट ए हो गया। और जब हमारा 1 बटर बन रहा था तो हमारी प्रोडक्शन कम होकर कितनी हो गई थी, यहाँ देखिए 20। तो 20 पे हमारा बी आ गया, इसे सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया। एफ पे देखिए, एफ पे हमारी 6 गन थी और हमारा 5 बटर था, ठीक है। 6 गन थी, 5 बटर था, ये आ गया। जी पे हमने गन 0 कर दी थी और सब कुछ अब हम अपने रिसोर्सेज लगा रहे थे बटर पे, तो ये 5 आ गया। और हमने इस कर्व के पॉइंट्स को जोड़ दिया और ये हमारे पास आ गया पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पढ़ ही लिया, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। जो भी यूनिट मैंने सेक्रीफाइस करी जिससे कि मुझे दूसरी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट मिली। जैसे यहाँ पे मैंने 2 गन सेक्रीफाइस करी तो मुझे 1 बटर मिल गया। यहाँ पे मैंने 3 गन सेक्रीफाइस करी तो मुझे 1 बटर और मिला, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 गन सेक्रीफाइस करी तो मुझे 1 बटर और मिला। यहाँ पे मैंने 5 गन सेक्रीफाइस करी तो यहाँ पे मुझे 1 बटर और मिला। तो ये क्या था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। In case of PPF, MOC is always increasing. That more of one commodity have to be sacrificed to gain the additional unit of an commodity. PPC के केस में जो MOC होता है वो always increasing, हमेशा बढ़ता हुआ ही जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है ना, 1 2 3, हमेशा इंक्रीज हो रहा है ना। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें एक यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी हम दूसरे की और यूनिट्स कंज्यूम कर पाएंगे। जैसे कि आपके पास था, आप 2 भाई हो, एक खा रहा है पिज्जा, एक खा रहा है बर्गर। इसके पास पिज्जा के लेट से 4 स्लाइसेस हैं और इसके पास बर्गर के 4 स्लाइसेस हैं। तो आपने कहा कि मैं तेरे को 1 स्लाइस देती हूँ बर्गर का, तू मुझे पिज्जा का, तू मुझे 1 बर्गर का दे दियो। आपने एक सेक्रीफाइस करा पिज्जा तो आपको 1 बर्गर मिला। अब आपने कहा कि ठीक है मैं तेरे को एक और स्लाइस दे देती हूँ, तो मुझे और दे दे बर्गर। आपको एक और स्लाइस देना पड़ा और इसने आपको एक और बर्गर का स्लाइस दे दिया। तो क्या हो रहा है, जितना जितना आप ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे उतना आप दूसरे यूनिट को गेन कर रहे हो। आपने यहाँ से जितना जितना ज्यादा पिज्जा अपना उसको दिया, वहां से उतना ही आपने बर्गर को गेन भी करा। तो जितना आप सेक्रीफाइस करोगे उतना ही एडिशनल यूनिट आपको दूसरे गुड की मिलेगी। तो दैट्स व्हाई एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन केस ऑफ पीपीसी। ओके, नाउ व्हाई इंक्रीजिंग पीपीसी, बिकॉज इंक्रीजिंग मैंने बोला increasing PPC, that is wrong. The question is why always increasing MOC. Increasing MOC operates because productivity and efficiency of production decreases as they shifted from one use to another. Okay, अब MOC ही क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये तो मैंने आपको बताया कि जी जितना आप सेक्रीफाइस करोगे उतना ही आप एडिशनल यूनिट को गेन भी करोगे, इसलिए वो हमेशा
इंक्रीज करता है। अब इस चीज को थोड़ा सा और समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं कि लेट्स से ये वर्कर है हमारा राजू दो चीजें बना सकता है, या तो वो गन्स बना रहा है या वो बटर बना रहा है। अब जब वो गन्स बना रहा था तो उसको ट्रांसफर कर दिया बटर बनाने में कि राजू अब तुम गन्स नहीं बनाओगे, अब तुम बटर बनाओगे। अब राजू पर एफिशिएंट नहीं है इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर, क्योंकि राजू ने तो हमेशा से गन्स ही बनाई है। अब तुमने उसको उठा के बोल दिया कि बटर बनाओ, तो वो उसमें उतना एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा से गन्स ही बनाई है। तो इन दैट केस प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब राजू तो सही तरह से बटर नहीं बना रहा है, पर हमने बटर की प्रोडक्शन को तो बढ़ाना है, तो हमें राजू की जगह वहां पे काजू भी भेजना पड़ेगा। तो वहां पे हमें मतलब हमारे 2 रिसोर्सेज को शिफ्ट करना पड़ेगा बटर की प्रोडक्शन में, तभी तो बटर की प्रोडक्शन भी ठीक होगी। क्यों? क्योंकि जब हमने गन्स वाली लेबर को बटर में डाला तो वो ठीक तरीके से वहां पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, बिकॉज दे आर नॉट एफिशिएंट। यही वाला असम्पशन पे हमने दोबारा लाइट डाली है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, कि जो लेबर गन बना रही है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो बटर भी बना दे। तो इसीलिए हमें गन्स वाले लेबर्स को ज्यादा बेचना पड़ेगा बटर वाले में। तो एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी हमेशा ज्यादा होगी, हमेशा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट होते तो जो जो बटर भी बना रहा है वो गन भी बना देता। तो जो गन बना रहा है अब वो बटर ठीक तरह नहीं बना पा रहा, तो इसलिए हमें ज्यादा लेबर फ्रॉम गन शिफ्ट करनी पड़ी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बटर। तो दैट्स व्हाई एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। ये हमने समझ लिया। नाउ अब हमने इसके अंदर एक टेबल बनाया था, ये MRT, जिसमें मैंने रेशियोज लिखे थे, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। तो मैंने कहा था कि इसको मैं बाद में समझाऊंगी। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक वर्ड आया ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड की वजह से इसका नाम एक और भी था, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्यों? क्योंकि हम एक गुड्स को ट्रांसफॉर्म ही तो कर रहे हैं दूसरे में। जहां हम पहले गन्स बना रहे थे, अब हम गन्स कम कर उसी रिसोर्सेज से क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बटर बना रहे हैं। तो बेसिकली हम अपनी उस प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बटर, तो इसलिए इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी है। नाउ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस्ड डिवाइड बाय रेशियो, ये रेशो है कि कितने हमने यूनिट सेक्रीफाइस करे, जितना हमको दूसरी यूनिट का गेन हुआ। ये हम समझ चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पे समझा ना, ये हमने सारा वही लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बाद में थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। नाउ पीपीसी के कुछ करेक्टर्स भी हैं। पीपीसी के कुछ करेक्टर्स क्या हैं? उसकी करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि पीपीसी ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड ही स्लोप करेगा। क्यों? क्योंकि एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए हम दूसरे की प्रोडक्शन से वो रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, तो एक इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि एक गुड की प्रोडक्शन कम हो रही है तो दूसरे की बढ़ रही है, इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट्स व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीएफ हमेशा कॉन्केव शेप होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब जब हम जितना ज्यादा सेक्रीफाइस करेंगे उतना हम गेन करेंगे। MRT increase because of the assumption that no resources is equally efficient in the production of all goods. Resources efficient नहीं है, हमें ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा so that हम दूसरे गुड को गेन कर सकें, दूसरे गुड के एडिशनल यूनिट को हम गेन कर सकें। तो जिसकी वजह से ये हमेशा कॉनकेव शेप होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ पे ही ऑपरेट करेगी? जैसे ये पीपीएफ है तो क्या हमेशा इकोनॉमी यहीं पर ऑपरेट करेगी? तो ऐसा नहीं है। देखिए, पीपीसी हमेशा उस पॉइंट पर ऑपरेट नहीं करेगी। इट ओनली शोज द मैक्सिमम अवेलेबल ऑप्शंस। वो ये जो पीपीसी पे पॉइंट्स है ना, ये बताते हैं सारी पॉसिबिलिटीज जो मैक्सिमम हो सकती हैं। वो जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा इकोनॉमी का, वो डिपेंड करेगा इकोनॉमी के ऊपर कि वो कहाँ पर रिलाई करेगी, कहाँ पे वो ऑपरेट करेगी। तो देखिए, जब भी एक इकोनॉमी अपने पीपीसी के ऊपर ऑपरेट करती है, इसका मतलब रिसोर्सेज का फुली एंड एफिशिएंट यूज हो रहा है। जैसे ये पीपीसी है, कोई इकोनॉमी यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर पीपीसी के ऊपर है, तो इसका मतलब वो रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज कर रही है, एफिशिएंट यूज हो रहा है। अगर वही इकोनॉमी पीपीसी के अंदर है तो इसका मतलब वहां पे रिसोर्सेज अभी अंडर यूटिलाइजेशन है, इकोनॉमी पूरे रिसोर्सेज को ठीक तरह यूज नहीं कर रही। वहीं अगर कोई बाहर का पॉइंट है तो वो तो इकोनॉमी वहां पे जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उतने तो रिसोर्सेज ही नहीं है।
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये पीपीसी वाली है, या तो इस पे कर लो पूरे रिसोर्सेज यूज करके, आप इसके बाहर नहीं जा सकते, दैट इज अनअटेनेबल। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि अगर हम पीपीसी के ऊपर कर रहे हैं तो फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, तो ये क्या है, ये अटेनेबल हमारा कंडीशन है जिसको हम अटेन कर सकते हैं। अगर इनसाइड है, अंदर है, तो इसका मतलब अभी भी इकोनॉमी पूरी तरह अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रही है, अंडर यूटिलाइजेशन है, बट स्टिल अटेनेबल है, हो सकता है, इट इज अटेनेबल। आउटसाइड है तो वो तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी के बाहर है, तो दैट इज अनअटेनेबल कंडीशन। अच्छा, जैसे इसके अंदर हमने पढ़ा कि ये ए बी सी डी ये सारे पीपीसी पर है, तो ये क्या है, अटेनेबल है, फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। पॉइंट ई अंडर यूटिलाइजेशन है क्योंकि इनसाइड द पीपीसी है, तो इस केस में क्या हो रहा है, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, बट ये कॉम्बिनेशन भी और ये सारे कॉम्बिनेशन अटेनेबल है, पर जो पॉइंट एफ है वो पीपीसी के बाहर है, वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बाहर है, तो दैट इज अनअटेनेबल। ठीक है, तो ये अटेनेबल और अनअटेनेबल था। अनअटेनेबल तो हम जा ही नहीं सकते बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट। ओके, नाउ पीपी एफ एंड एमआरटी। तो एमआरटी हमने बताया दैट इज जितना हमने सैक्रिफाइस करा सो दैट हम अनदर यूनिट को गेन कर सके। तो जैसे हमने यहाँ पर ये समझा कि ये देखिए, ये इधर से समझिए, ये मेरा डीएच है, तो डीएच मैंने क्या करा, गन्स की यूनिट को सेक्रीफाइस करा सो दैट मुझे एचई बटर की जितनी यूनिट्स मिली, मतलब मैंने 2 यूनिट्स, यहाँ 3 यूनिट्स, हाँ ऐसे यूनिट्स पर, या तो इसको मत समझिए, ये देखिए डी से एच तक आया, डी से एच तक आने पर क्या हुआ मेरा, मैंने इतनी यूनिट सेक्रीफाइस करी। मैं पहले डी पॉइंट पर थी फॉर गन्स, अब मैं ई पॉइंट पर आ गई फॉर गन्स, तो मैंने एच पॉइंट, हाँ ई पॉइंट पर, एच पॉइंट पर आई या ई पॉइंट पर आई, जो भी समझिए आप, फॉर गन्स, तो इतना मैंने सेक्रीफाइस करा। और H2E पहले मैं इतने बटर बना रही थी, अब मैं इतने और बनाने लग गई, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे गन की प्रोडक्शन कम करके यहाँ पे बटर की प्रोडक्शन बढ़ा दी। तो ये क्या हुआ, दिस इज दी MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए इस तरीके से ये सब बनेंगे ना सारी पॉसिबिलिटीज पे, तो दैट्स वाई जो हमारा कर्व हुआ वो कॉनकेव हुआ, क्योंकि जो MRT होता है ना, MRT इज द स्लोप ऑफ पीपीसी, पीपीसी की स्लोप है MRT, जिसकी वजह से स्लोप उसकी कॉनकेव है। जैसे जैसे वी मूव डाउनवर्ड अलोंग द कर्व MRT एज वी मूव डाउन टू द पीपीसी, क्योंकि स्लोप जो है उसकी क्या है, MRT, और MRT क्या है, बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से कॉनकेव शेप है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा पीपीएफ क्या स्ट्रेट लाइन हो सकता है, हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब हम जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना गेन कर रहे हैं। पीपीसी हमारा कॉनकेव तो होता ही है, क्यों, क्योंकि एमओसी इंक्रीजिंग है, MRT हमने पढ़ा। क्या कॉनकेव हो सकता है, हो सकता है, बिकॉज वेन लेस एंड लेस यूनिट इज सेक्रीफाइस टू गेन दी एडिशनल यूनिट, जब हम कम से कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा गेन करें, उस केस में कॉन्वेक्स हो जाएगा, उस केस में स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। बट ये जो 2 केसेस हैं दे मोस्टली होते नहीं है, बहुत रेयर चांस है हो जाए, इसलिए जो मेन पीपीसी की शेप होती है दैट इज कॉनकेव ओनली, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट ज्यादातर नहीं होते, ये अराइज ही नहीं होती सिचुएशंस रियल लाइफ में, तो पीपीसी इसलिए कॉनकेव शेप ही है। ठीक है, अब पीपीसी के शेप्स में भी चेंज आता है और उसके पीपीसी के अंदर जो पॉइंट्स है उनमें भी चेंज आता है, अब हमें वो पढ़ना है। तो गाइज ये जो चेंज हमने पढ़ना है पॉइंट में या किसी भी चीज में, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम और भी क्वेश्चन बैंक्स एक साथ सॉल्व करेंगे। और जब हम वो क्वेश्चन बैंक्स करेंगे या और हॉट क्वेश्चंस करेंगे, सीबीएसई के पास्ट ईयर्स करेंगे, तो एक छोटा सा टॉपिक होगा जिसके अंदर हम चेंज और शिफ्ट के बारे में, रोटेशन के बारे में फटाफट पढ़ लेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे वो टॉपिक को समझने में। तो वो वाला पार्ट हम करेंगे अगली क्वेश्चन बैंक्स वाली वीडियो में। टिल देन जितना मैंने भी आपको पढ़ाया है आप उन सबको रिवाइज करिए, बुक से रीड करिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। पता है क्या होता है, जो चीज हमने सुनी, लेट से सुनने वाली चीज ना हम उतनी जल्दी हमारे दिमाग से निकल जाती है। अगर हमने कोई चीज पढ़ी तो वो कुछ टाइम तक हमारे दिमाग में रिटेन करती है, बट जब हम उसको लिख लेते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है। तो आपको क्या करना है कि सुन तो आपने लिया ही है मुझे, अब आपको रीड करना है और ये सारे पॉइंट्स को एक बार लिखना है।
जो छोटा सा टॉपिक पढ़ा है वो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आएगा इसका, जिसमें और भी सारे क्वेश्चंस होंगे, पीपीसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।